आज की जो कहानी है ये हरियाणा प्रदेश की है। हरियाणा प्रदेश में रोहतक नाम का एक ज़िला है। रोहतक में झांझर चुंगी एक जगह है जहाँ पे एक बहुत ही रिहायशी इलाका लगता है, विजयनगर कॉलोनी। विजयनगर कॉलोनी में एक परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी थी 27 अगस्त 2021 को। इस परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माता पिता और इनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। काफ़ी खुशहाल परिवार था और इनकी जो हैसियत थी वो एक आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इस घर के जो मुखिया थे वो पेशे से बिल्डर थे। ये एक बहुत ही खुशहाल परिवार था और इस परिवार की जो खुशियाँ थी वो देखते बनती थी। इलाके में सभी लोग इस परिवार को काफ़ी अच्छे नज़रिए से देखते थे और मिसालें भी दिया करते थे कि इस परिवार में 4 सदस्य हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक बहुत बड़ा बंगला है और साथ ही साथ परिवार में कितनी ज़्यादा खुशहाली और रौनक लगी रहती है। लेकिन 27 अगस्त 2021 को एक ऐसी घटना इस परिवार में घटती है कि संदिग्ध परिस्थिति में इस घर में 4 लाशें पड़ी हुई मिलती हैं और वहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर देश प्रदेश का हर कोई इंसान शौक में था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कत्ल की क्या वजह थी, ये वारदात क्यों हुई थी, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो इस परिवार के मुखिया का नाम था प्रदीप मलिक। प्रदीप मलिक को लोग प्यार से बबलू पहलवान के नाम से भी पुकारा करते थे। ये पेशे से एक बहुत ही अच्छे बिल्डर थे। इनके घर में एक बड़ा बेटा था जिसका नाम अभिषेक मलिक था। इनकी एक बेटी थी जो कि 17 साल की थी जिसका नाम तमन्ना मलिक और इनकी पत्नी संतोष मलिक रहा करते थे। लेकिन 27 अगस्त को जिन लोगों की लाश इस घर में मिली थी उनमें इस घर के मुखिया अभिषेक मलिक, इस घर की बेटी जो 17 वर्ष की थी तमन्ना मलिक, साथ ही साथ जो संतोष थी जो प्रदीप मलिक की पत्नी थी उनकी लाश, और साथ ही साथ जो प्रदीप मलिक की सासू माँ थी यानी तमन्ना की मदर, उनका लाश संदिग्ध हालत में बरामद होता है। 27 अगस्त 2021 को इस घर का इकलौता बेटा जो कि सही सलामत बचा था, जिसका नाम अभिषेक मलिक था, ये लगभग 20 साल का था। ये दोपहर 2 बजे घर पे आता है। घर का गेट दरवाज़ा बाहर की ओर से बंद होता है। ये दरवाजे को खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, रिंग बेल घंटी बजाता है, पुकारता भी है, लेकिन कोई घर से बाहर निकल के नहीं आ रहा था। पास में ही इसके मकान के इसके चाचा का मकान था जिसकी बाउंड्री इसके घर की तरफ ही जाती थी। ये चाचा के पास जाता है और बताता है अपने चाचा को कि मेरे घर पे अंदर से ताला बंद है, यानी कि अंदर से लॉक लगा है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा है और मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। काफ़ी देर से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि घर का कोई दरवाज़ा खोले। मैंने सबको कॉल भी लगा लिया है, यानी कि उसकी जो बहन थी उसे भी उसने कॉल लगाने की कोशिश की, उसकी माँ को भी कॉल लगाने की कोशिश की। 2 लोगों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं और एक का नंबर जो है वो नॉट रीचेबल आ रहा है, तो बात नहीं हो पा रही है। गेट भी कोई नहीं खोल रहा है और काफ़ी टाइम से मैं गेट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ खुलवाने की, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। तो जो बाउंड्री है उसे पार करके वो अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। इधर चाचा जब ऐसी बात सुनते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। अब चाचा और चाचा की फैमिली और ये अभिषेक जो था ये बाउंड्री को क्रॉस करके मतलब तरफ करके अपने घर में एंटर करता है और घर में जाने के बाद फिर जो गेट होता है मेन गेट उसको तोड़ा जाता है। अंदर अभिषेक दाखिल होता है, उसके चाचा दाखिल होते हैं। जैसे ही कमरों की जांच की जाती है, आमतौर पे देखा जाता है कि लोग गए तो गए कहाँ, अंदर से ताला बंद है, कोई खोल क्यों नहीं रहा है। तो पहले कमरे के अंदर उसकी बहन की लाश पड़ी होती है, खून से लथपथ। अब वो वहीं से चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। लोग धीरे धीरे करके ऊपर के फ्लोर पे चढ़ते हैं। जैसे ही ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं तो एक कमरे में उसकी मम्मी यानी संतोष की लाश और उसकी नानी की लाश होती है और ग्राउंड फ्लोर पे उसके पिताजी की लाश होती है। तो लगभग 4 लाशें जो थीं उसके घर में मिलती हैं। आनन फानन में वहाँ पे काफ़ी सारे भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, मोहल्ले के काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ लगा देते हैं।
पुलिस को नज़दीकी थाने को सूचित किया जाता है। जब हरियाणा पुलिस इस बात को सुनती है कि एक ही घर में 4 लाशें बरामद हुई हैं, यानी कि 4 डेड बॉडी पाई गई हैं, तो आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, सारी बॉडीज़ को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पहली जांच में जब वो घर का मुआयना करती हैं तब पता लगता है कि इस घर में ना ही चोरी हुई है, ना ही एक भी चीज़ इधर से उधर हुई है। तो पहले जो शक की सुई थी कि कोई घटना को अंजाम इस वजह से लूटपाट के नज़रिए से दे रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा शक होता है कि क्या इस घर के जो मुखिया थे वो बिल्डर थे, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे दुश्मन भी होंगे, तो इस वजह से किसी ने दुश्मनी से ऐसा किया होगा। पुलिस तमाम तरीके की उलझनों में फंसी हुई थी और सारी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इधर जो इकलौता इस घर का बेटा बचा हुआ था, उसके भी बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मानसिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो बयान देने के लायक नहीं था। वो काफ़ी चीखता था, चिल्लाता था। लगभग 3-4 दिन उसको चाचा के घर में ही रखा गया और वो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों का जवाब देने के लिए सही तरह से तैयार नहीं था। इधर पुलिस वालों को भी लगता है कि एक ही बच्चा, जिसका पूरा परिवार अब बचा ही नहीं है, ख़त्म हो गया है, वो किस तरह से बयान देने के काबिल होगा, इतनी जल्दी उसका बयान लेना भी चाहिए या नहीं। उसकी मनोदशा को देखते हुए पुलिस वाले भी सोचते हैं कि थोड़ा वक्त उसको ज़रूर देना चाहिए। इधर जितनी छानबीन थी वो सब कुछ चल रही थी। इधर 2-3 दिन बाद जब पहली बार अभिषेक से बयान दर्ज कराया जाता है, तब अभिषेक का जो बयान था वो कुछ इस तरह से था कि सुबह उठने के बाद 10 बजे उसने डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपनी पूरी फैमिली के साथ नाश्ता वगैरह किया था। नाश्ता करने के बाद वो घर से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसकी कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग थी और ये मीटिंग दिल्ली हाईवे के एक होटल में रखी गई थी और इस होटल में लंच का प्लान था उसका अपने दोस्तों के साथ। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो इसमें ये जो इसका बयान था ये बिल्कुल सही पाया जाता है कि वो घर से निकला था, इस होटल में भी गया था जो दिल्ली हाईवे पे पड़ता है, और वहाँ पे उसने कुछ दोस्तों के साथ लंच वगैरह किया था। पुलिस को लगता है कि अभिषेक सच कह रहा है, लेकिन जिस होटल में उसने बताया था कि लंच के लिए वो गया था, उसके बाद वहाँ से वो वापस आया। उसने वहाँ से भी कॉल लगाने की फैमिली वालों को कोशिश की, जब नहीं लगा तो घर 2 बजे वापस आया। फिर जब गेट नहीं खुला तो उसने चाचा को बताया। ये सारी चीज़ पुलिस ने क्रॉस चेक कर ली, लेकिन शक की सुई एक जगह जाकर अटक जाती है कि जिस होटल में उसने खाना खाने का बताया था कि लंच के लिए वो दोस्तों के साथ गया था, वहाँ पे काफ़ी सारे जो दोस्त थे उसके वो लोकल थे, लेकिन एक जो दोस्त था उसका वो उत्तराखंड से आया था। और साथ ही साथ अभिषेक वहाँ पे लंच के लिए गया तो था, लेकिन उसने लंच किया ही नहीं। और ये काफ़ी अपने आप में हैरान करने वाली बात थी कि वो लंच करने गया, दोस्तों के साथ गया, लेकिन फिर उसने लंच किया क्यों नहीं। और ये जो उसका दोस्त है जो उत्तराखंड से आया है, तो ये है कौन? पता लगता है थोड़ी और छानबीन करने के बाद कि ये जो उसका दोस्त था ये कार्तिक नाम का था और ये मूल निवासी उत्तराखंड का रहने वाला था। ये जो कार्तिक था, इसकी दोस्ती अभिषेक के साथ लगभग 1-2 साल पहले हुई थी, जब वो एयरलाइंस केबिन क्रू की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया था। और यहाँ पे उसकी दोस्ती जब कार्तिक के साथ हुई थी, तब पुलिस को थोड़ा शक होता है। हरियाणा की पुलिस जब और बारीकी से जांच पड़ताल में जुटती है, तब ये कार्तिक की डिटेल्स को निकलवाया जाता है। कार्तिक के बारे में पता लगता है कि ये कार्तिक जो है वो गे है और गे कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। इधर जो अभिषेक था उस पर भी पुलिस की पहले से ही कुछ शंका जरूर थी कि ये लड़के के जैसा जो है इसका हरकत नहीं है, ये कुछ हरकतें जो है लड़की के जैसा करता है, लड़की के जैसे चलता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी लड़की के जैसी है। तब पुलिस को पता लगता है कि ये कार्तिक और ये जो अभिषेक है ये दोनों ही गे हैं। अब इसके बाद जो शक की सुई थी वो पूरी घूम करके इस घर के ही तरफ, इस घर के सदस्य की तरफ, अभिषेक की तरफ ही आ जाती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन जो इस घर का लॉक था वो अंदर से बंद था। तो ज़रूर कोई वो एक ही शख्स होगा जो घर का ही होगा, जिसे पता होगा कि इस घर के ताले की चाबी कहाँ रहती है घर में। दूसरी बात, जो गोली लगी थी, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो पता लगता है कि जो गोलियां लगी थी, तो सबसे पहले जो इस घर के मुखिया को, प्रदीप को गोली लगी थी वो काफ़ी पास से मारी गई थी। एक गोली उनके फेस पे लगी थी और 2 गोली उनके सर में लगी थी।
बाकी सभी लोगों को सीधे सर में गोली मारी गई थी और वो काफ़ी पास से मारी गई थी। तब पुलिस को ऐसा शक हो जाता है कि हो ना हो इस घर के ही किसी न किसी सदस्य का इसमें हाथ है। अब जब पुलिस इतनी सारी जांच पड़ताल कर लेती है तब फिर से वो कोशिश करती है अभिषेक से पूछताछ करने की। अब 27 अगस्त को ये वारदात हुई थी, 2 सितंबर का दिन आ जाता है और फिर से एक बार अभिषेक को थाने बुलाया जाता है और इस बार अभिषेक से सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब अब अभिषेक से सख्ती से पूछताछ किया जाता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था ये सही से बताए और बाकी डिटेल्स जब उसके सामने रखे जाते हैं तब वो टूट जाता है और फिर वो कहानी जो सुनाता है उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। वो कहता है कि जब मैं केबिन क्रू की पढ़ाई करने गया था दिल्ली, तब वहीं पे उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई थी। चूँकि अभिषेक भी गे है, इस वजह से उसकी मुलाकात जब कार्तिक से हुई, इन दोनों में दोस्ती हुई और इन दोनों में संबंध भी बन गए। अब अभिषेक ये चाहता था कि कार्तिक के साथ उसे पूरी ज़िंदगी बितानी है और वो यूरोप जाना चाहता था और साथ ही साथ जो अभिषेक था वो अपना जेंडर भी चेंज कराना चाहता था। वो पूरी तरह से लड़की बनना चाहता था और इस वजह से उसने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और ऑपरेशन का फीस उसको 5 लाख बताया गया। अब जब वो पहली बार ये सारी चीज़ें अपने पिता को बताता है तो आम तौर पे हर किसी के परिवार में जब कोई ऐसी बातें सुनता है तो वो गुस्सा होता है। उसके पिताजी भी स्वाभाविक रूप से काफ़ी गुस्सा होते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं। वहीं से थोड़ी थोड़ी उसके मन में अपने पिता के प्रति काफ़ी आक्रोश पैदा होने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे अभिषेक महसूस करता है कि उसके पिता का ध्यान उसकी तरफ इतना नहीं है, उसके पिता इतना ज़्यादा अब उसे प्यार नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय उसके हिस्से का प्यार उसकी बहन को मिल रहा है। इधर पिता उसको पैसे नहीं दे रहे थे और उधर कुछ दिनों के बाद उसकी बहन को स्कूटी भी खरीद दी है उसके पिताजी। उसका बर्थडे भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। अब उसने अपने दिल में एक रंजिश पाल ली और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बहन बन गई, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता था कि उसकी बहन उसके खिलाफ, उसके रिश्ते के खिलाफ भड़काया करती है, परिवार में उसके माँ पापा को कुछ उल्टा सीधा कहती है। इस वजह से उसने सबसे पहले जो हत्या की थी, घर में एंटर करने के बाद वो सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में ही गया था। उसके कमरे में जाने के बाद वहाँ पे जो टीवी थी उसको स्टार्ट किया, उसका वॉल्यूम राइज किया और उसके बाद एक पिस्टल के द्वारा उसको वहाँ पे मौके के घाट उतार देता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और जैसे ही अपनी माँ के पास जाता है, उसकी माँ जो है वो नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी। उस समय उसकी माँ कहती है कि उसकी जो नानी माँ आई हुई हैं, नीचे के फ्लोर पे ही थी, तो उन तक जाकर बोल दे कि नाश्ता तैयार हो गया है और नाश्ता करने के लिए वो आ जाए। लेकिन अब उसकी माँ उसके बजाय खुद ही जाने लगती है नानी के कमरे में और नानी के कमरे में जब वो जाती हैं, अभिषेक चुपचाप पीछे पीछे चलता रहता है और जैसे ही उसकी माँ नानी के कमरे में पहुँचती है, अभिषेक फिर से वही पिस्तौल निकालता है और उसकी नानी को और उसकी मम्मी को भी मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद सबसे आखिरी जो अब शख्स बचा था उसके घर में, उसके पिता प्रदीप उनके पास उनके कमरे में आता है और प्रदीप उस समय किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। बात करते करते जब प्रदीप जैसे ही बिस्तर पे बैठते हैं और बात करते ही रहते हैं, वैसे ही फिर से वो यही काम करता है, पिस्तौल निकालता है और पिता की तरफ तान देता है और धाएं धाएं करके 3 गोलियां उनको नज़दीक से मार देता है। सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद ये घर को लॉक करता है। घर को लॉक करने के बाद ये इसने जैसा कि बताया कि ये एक पार्टी में गया था, बिल्कुल वैसा ही करता है। उसके बाद उसको वहाँ जाने के बाद घबराहट होने लगती है। फिर वो सोचता है कि काफ़ी सारे जगह पे सीसीटीवी कैमरा भी है। फिर इस परेशानी से, इस जो उसने एक तरह का क्राइम किया, इससे बचने के लिए उसने प्लान बनाया कि घर वापस जाना चाहिए और इस तरह से साजिश बुननी चाहिए बचने के लिए। वो फिर घर वापस जाता है और बाकी की कहानी मैंने आपको सुनाई ही है। पुलिस की जांच में ये भी पता लगता है कि जो कार्तिक है वो जिस दिन पार्टी मनाने गया था 27 तारीख को अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे कार्तिक भी मौजूद था। तो कार्तिक 2 दिन पहले ही उत्तराखंड से दिल्ली आया था, 2 दिन पहले ही आया था, लेकिन वो अपने इस बेस्ट फ्रेंड के घर नहीं गया। वो जो दिल्ली हाईवे पे ही एयरपोर्ट के पास एक होटल है उसी में स्टे करता है और बाकायदा अभिषेक भी जा कर के उसी होटल में इस कार्तिक के साथ रुकता है और इन दोनों के संबंध वहाँ भी बनते हैं और उसके बाद ये जाकर के क्राइम को अंजाम देता है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है
है कि क्या इस क्राइम में उसके दोस्त का भी इतना ही हाथ है जितना अभिषेक का है, तो कार्तिक के अगेंस्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। इनफैक्ट कार्तिक को पता नहीं था कि उसका दोस्त यानी अभिषेक कुछ ऐसा करने वाला है। जब ये वाकया, ये सारी वारदात जब खुलती है, परत दर परत जब इस मामले को सुलझाया जाता है, तब उसे 2 सितंबर को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि इस घर का जो कातिल था, इस घर का ही इकलौता बेटा है, उसे तुरंत ही जेल भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ उसके घर के जो अन्य सदस्य थे, जैसे उसके चाचा थे, मोहल्ले के लोग थे, वो जब इस बात को सुनते हैं तो कई लोग विश्वास नहीं कर पाते कि कोई कुदरत से किस तरह खिलवाड़ कर सकता है। एक पिता जो अपने बेटे को बेटे की तरह देखता था, बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, वो अब लड़की बनना चाहता था, यानी कुदरत के नियम को बदलना चाहता था, और उस वजह से उसने एक ऐसा क्राइम कर दिया। तो कभी भी भगवान की बनाई गई चीज़ों पे शक ना करें, ना ही उसको बदलने की कोशिश करें। इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और इस कहानी से यही सीखने को मिलती है। ये कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती थी। अगर आपको सच्ची कहानियां सुनना पसंद है क्राइम से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।